Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's start our discussion. स्पेस प्रोब से शुरू करते हैं हम। स्पेस प्रोब किसको कहते हैं? यह एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट होता है, जो स्पेस क्राफ्ट होता है और ये पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, लेकिन जो बाह्य अंतरिक्ष है उसकी छानबीन करता है। ये बाह्य अंतरिक्ष की जो स्पेस प्रोब होता है, प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना, तो ये आउटर स्पेस या बाह्य अंतरिक्ष का खोजबीन करता है। और जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, अदर जो प्लानिटरी बॉडीज हैं, जैसे कि मून हो गया या मार्स हो गया, इनका चक्कर लगाता है, इन पर उतरता है और वहाँ पे जांच करता है, जो भी जांच करनी होती है। तो जो स्पेस प्रोब्स नासा के द्वारा छोड़े गए या लॉन्च किए गए, उनके कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैसिनो हाइजेंस जो है नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था, और ये शनि ग्रह के लिए, सैटर्न के लिए छोड़ा गया था, कैसिनो हाइजेन। और ये जो है उसका जो शनि ग्रह है और उसका जो ये वलय है, यानी कि जो रिंग होता है, वो शनि ग्रह के ये ग्रह है और उसके चारों तरफ जो रिंग होता है, उस सिस्टम की भी और उसके शनि के मून्स की जो चंद्रमा है उनकी स्टडी के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था 2017 में। और ये जो है डी ऑर्बिटेड हो गया था, यानी कि अपने जो ऑर्बिट है उससे हट गया था और जल गया था शनि के ही एटमॉस्फेयर में। न्यू हॉरिजन जो है वो प्लेटो के लिए, जो प्लूटो ग्रह है, अभी सॉरी ये ग्रह नहीं है, अभी उसको निकाल दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, ठीक है। तो जो प्लूटो है उसके लिए न्यू हॉरिजन छोड़ा गया था। डॉन जो है ये पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो V4 विस्टा, जो प्रोटो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए, उनकी स्टडी के लिए छोड़ा गया था। और ये अभी सेरेस है उसका अध्ययन कर रहा है, उसकी ऑर्बिटिंग कर रहा है। और सेरेस जो है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो मार्स के क्लाइमेट ऑर्बिटर भी है, जो मार्स पोलर लैंडर है, ये प्लैनेट मार्स के लिए है। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर sorry, Mars climate orbiter and Mars polar lander. These both are for planet Mars. एंड जूनो जे फॉर जूनो, जे फॉर जुपिटर, जुपिटर के लिए है। मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर एंड एम फॉर मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह के लिए है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। पायनियर 10 एंड 11, वॉयजर 1 एंड 2, ये इंटरस्टेलर प्रोब्स हैं। इंटरस्टेलर बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम से बाहर के लिए ये प्रोब्स छोड़े गए हैं। बयोज 1 एंड 2 जो है अब सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं, अराउंड 30 ईयर्स के बाद जो है वो सोलर सिस्टम को क्रॉस कर पाए थे। एंड अपोलो सेकेंड जो है ये पहला जो है क्रूड मिशन है, मतलब मानव मिशन है यूएस का, जो कि मून पर लैंड किया था 1969 में। 1969 में जो कोल्ड वार का एरा चल रहा था, उस टाइम पे ये अपोलो 16 जो है फर्स्ट क्रूड मिशन था जो यूएस का मून पे लैंड किया था। एंड थेमिस जो है, जो ऑरोराज होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए है, ठीक है। और अदर स्पेस प्रोब्स जो हैं, लूना 2 ये रसिया का है, और ये फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो मून के सरफेस पे पहुंचा था 1959 में, ठीक है। और सेलेने जो है ये जापानी जो है लूनर ऑर्बिटर है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला, ठीक है, जापान का है सेलेना। चांग E4 2019, ये फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फॉर साइड ऑफ द मून, जो मून का जो दूसरी साइड का जो हिस्सा है वहाँ पे लैंड करने वाला पहला, ये फर्स्ट लैंडिंग करने वाला है। और चांग ई जो है चाइनीज मून गॉडेस का नाम है। चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था। ये भारत का पहला लूनार प्रोब मिशन है, मतलब चंद्रमा पे छानबीन करने के लिए छोड़ा गया था। और इंडिया, इट मेड इंडिया द फोर्थ कंट्री टू प्लेस इट्स फ्लैग ऑन द मून। और ये इसके कारण जो है, इससे मून पर जो है अपना झंडा लगाने वाला भारत चौथा देश बन गया। और ये PSLV एक्सएल C11 रॉकेट से छोड़ा गया था,
और SDSC श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था इसको। और ये साइकल्टन क्रेटर जो है, वहाँ पे जवाहर पॉइंट कहते हैं, वहाँ पे ये पहुँचा था प्रोब, और यहाँ पे फंस गया था ये, और 2009 में ये काम करना बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसके सेंसर्स और जो थर्मल सेल्डिंग्स हैं वो काम करना बंद कर दिए थे। 2016 में नासा ने जो है ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम का प्रयोग करके इसको रीलोकेट किया था, जो चंद्रयान-1 है। चंद्रयान-2 जुलाई 2019 में छोड़ा गया था, और ये इंडिया का जो है सेकेंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था। और ये जो है GSLV मैक 3 से, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है, उससे छोड़ा गया था। और ये अगर सक्सेसफुल होता, सॉरी, ये जो है चंद्रयान-2 इंडिया का पहला मिशन होता जो लूनार साउथ पोल पर लैंड करता, और चांग-4 जो है, Chang'e 4 जो वहाँ पे लैंड किया था, जो चाइना का है। ये जो है इंडिया को फोर्थ सॉफ्ट लैंडिंग वाला मून पर कंट्री बना देगा, और विल ओनली आफ्टर US, USSR एंड चाइना। और सॉफ्ट लैंडिंग से क्या होता है कि जो ये इनको डैमेजेस कम होते हैं। इसमें जो है ऑर्बिटर भी है, लैंडर है जो विक्रम लैंडर, जो यहाँ पे वहाँ पे उससे संपर्क टूट गया था, ठीक है। रोवर है, उसका नाम प्रज्ञान है, ठीक है। एंड नाउ एस्ट्रोसैट 2015 में छोड़ा गया था, और ये जो है मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, बहुत तरंगीय स्पेस ऑब्जर्वेटरी हो, या एक टेलीस्कोप कह सकते हो को, अंतरिक्ष में टेलीस्कोप जो स्थापित करते हैं अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स, इन सब में छानबीन करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए। और ये PSLV एक्सेल से लॉन्च किया गया था SDSC से, ठीक है। 15 kg जो लिफ्ट ऑफ मास 1500 kg इनटू द नियर अर्थ ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और इट इज़ एन IRS क्लास सैटेलाइट, ये एक IRS क्लास सैटेलाइट है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। A number of space agencies have become successful to send space observatory। मंगलयान और मार्स मिशन जो है, इसको मॉम के नाम से भी जानते हैं, ये 2014 में, और ये इससे जो है हमारी तकनीकी का जो प्रदर्शन था वो हुआ था। और ये एक इंटरप्लैनेटरी मिशन था, यानी कि अंतर्ग्रही, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाला मिशन था, और पहला इंडिया का इंटरप्लैनेटरी मिशन था। और इसरो जो है चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई है जो मार्स पे पहुंचती है, जिसमें कि रॉसकोमोस रसिया है, नासा USA का है, रॉसकोमोस रसिया की स्पेस एजेंसी है, और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसने भी मार्स पे अपना मिशन भेजा था। और इंडिया बिकम फर्स्ट नेशन टू डू सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली प्रयास में ही ऐसा करने वाला भारत पहला नेशन बन गया था दुनिया का, और द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच और मार्स ऑर्बिट, और मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियन कंट्री था। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC से PSLV C-25 रॉकेट से 2013 में छोड़ा गया था, और इसका जो टोटल कास्ट था वो 450 करोड़ रुपए था। और लिस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन, अब अभी तक जो भी मार्स मिशन हुए हैं उसमें सबसे कम मार्स पैसा लगने वाला था ये। आदित्य EL1 2019, ये भारत का पहला सोलर मिशन है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, तो ये भारत का पहला सोलर मिशन है। और ये एक जो हॉलो ऑर्बिट है अराउंड a vantage point of the space between L1 Lagrange point. The Aditya L1 mission will be inserted into the halo orbit around the L1, and which is about 1.5 million kilometer from the Earth। जो हेलो होता है, हेलो यानी कि जो आभा मंडल आप बोलते हो, जो सन का, वहां तक भी पहुंचेगा उस ऑर्बिट में। ये 1500 kg की क्लास सैटेलाइट है, और 7 पेलोड्स लेकर के गया, जिसमें मेन पेलोड्स जो है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कोरोनाग्राफ है, ठीक है, BLEC, ये उसका मेन था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये पहला ऐसे सैटेलाइट है जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय जो क्षेत्र है सूर्य के, कोरोना का मतलब जो सूर्य का ये जो बाहरी जो हिस्सा जो चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, उसका अध्ययन करेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड का, उसके चुंबकीय क्षेत्र का। और टू स्टडी दैट व्हाई द डीपर लेयर्स ऑफ द सन फोटोस्फीयर इज एट मच लोअर टेम्परेचर देन द कोरोना।
जो कोरोना है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो डीपर लेयर है सन का, ठीक है, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं, उसका कम है। तो ये इससे अध्ययन किया जाएगा कि ऐसा क्यों है, और जो है स्पेस वेदर और सोलर विंड्स और जो जो भी है इनका अध्ययन किया जाएगा। लैग्रैंज पॉइंट्स क्या होता है? लैग्रैंज पॉइंट जो है एक इक्विलिब्रियम है वेयर कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस फेल्ट बाय मच स्मॉलर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड सन, इनके बीच का जो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम यानी बराबर होंगी, ठीक है, उसको लैग्रैंज पॉइंट कहते हैं। और सन कैन व्यू सन विदाउट एनी ऑक्यूलेशन और इक्लिप्सिस। गगनयान मिशन क्या है? ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो 2022 में लॉन्च किया जाना के लिए प्रस्तावित है, और ये GSLV मैक 3 को यूज़ किया जाएगा इसमें, जो एक क्रायोजेनिक इंजन है। और इससे संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जा चुके हैं, जैसे कि स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 2007 एंड क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर 2014। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये गगनयान से संबंधित है और ये किए जा चुके हैं अभी। और इसरो ने हाल ही में स्पेस कैप्सूल जो है क्रू मॉड्यूल, ठीक है, और स्पेस स्वीट प्रोटोटाइप ये भी हाल ही में इसरो ने ये अनवेल किया है। इसका लक्ष्य क्या है? नई तकनीकों का विकास करना और ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस हैं, क्रियाकलाप हैं, उनको समझना है। अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ग्रेविटी, जो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण होता है, माइक्रो ग्रेविटी, उसके प्रभाव को समझना है। और जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं बायो ऑर्गेनिज्म पर, जो कॉस्मिक रेडिएशंस पड़ते हैं, ठीक है, उसको समझना है। एंड ये जो है इसरा इम्प्लीमेंटेड बाय इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु। रिलेटेड करंट अफेयर्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट। एंटी सैटेलाइट का मतलब जिस मिसाइल से जो है सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो जो स्पेस वेपन्स हैं, ठीक है, और ये सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, और ये जो है सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए ये होते हैं। और भारत जो है हाल ही में चौथा ऐसा देश बन गया, ठीक है, जिसके पास एसैट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसमें यूनाइटेड नेशन, रसिया और चाइना है जो सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस कैपेबिलिटी। जो यूनाइटेड नेशन है और रसिया है और चाइना है, उनके पास ये कैपेबिलिटी है। मिशन शक्ति क्या है? मार्च 2009 में इंडिया ने जो है एक लाइव सेटेलाइट को जो लो अर्थ ऑर्बिट में था उसको डिस्ट्रॉय किया था, जो DRDO के द्वारा बनाया गया था, और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से छोड़ा गया था। और ये माइक्रोसैट आर को जो है निशाना बनाया गया था इसके माध्यम से। जो मिशन शक्ति है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल से जो है माइक्रोसैट आर को निशाना बनाया गया था, ठीक है। इंडियन एसैट प्रोग्राम यूटिलाइजेस टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडियन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस जो सिस्टम है इनका प्रयोग किया गया था। और इंडियाज फर्स्ट एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिमिलर टू द थॉड, जो थॉड है अमेरिका का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके समान ही जो है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है पॉड, जो पहला एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के जो है ये काम कर सकता है। नो ऐसा सिस्टम हैज़ एट बिन यूटिलाइज इन वॉरफेयर। अभी तक कोई भी जो है एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स हैं उनका यूज़ नहीं किया गया है। IRNSS और नाविक, इसको नाविक भी कहते हैं, जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको नाविक यानी नेविगेशन विद द इंडियन कंस्टेलेशन जो है ये एक तारों के समूह को कहते हैं। इसी तरीके से जो इंडियन उप सैटेलाइट्स हैं उनके समूह को भी कॉन्स्टलेशन कहा जाएगा। और इसके पीछे का क्या रैशनल है, क्या मतलब डेवलप करने के पीछे कॉन्सेप्ट है? तो जो अमेरिकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था GPS, जिसको भारत पहले यूज़ करता था, उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान 1999 में
अपनी सर्विस देने से मना कर दिया, माने सिविल यूज़ के लिए दे रहे थे, मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं दे रहे थे। और ये जो हमारा IRNSS है, नाविक है, ये रियल टाइम पोजिशनिंग जो है, एकदम सटीक पोजिशनिंग और टाइम सर्विसेज में, मतलब टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और ये पूरे इंडिया के रीजन को, अराउंड 1500 किलोमीटर के रीजन को कवर करता है। और ये जो present consists this system at present consists a constellation of 7 satellites, 7 सैटेलाइट्स का एक समूह है, ठीक है। और विथ 2 एडिशनल सैटेलाइट ऑन ग्राउंड एज स्टैंड बाई, 2 जो है स्टैंड बाई के रूप में ग्राउंड पे हैं। और देयर आर प्लान टू एक्सपेंड दिस फ्रॉम 7 to 11, और 7 से 11 करने का इनका ऐसी योजना है। 3 सैटेलाइट्स विल बी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, 3 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे छोड़े जाएंगे, यानी कि 35,785 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और 4 जो होते हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाएंगे। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या था? IRNS जो है अभी न्यूज़ में इसलिए था कि ये वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का अब हिस्सा बन गया है। जो नाविक है हमारा वो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS का हिस्सा बन गया है। और भारत जो है कि विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपना एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है WWRNS के तहत। अदर जो 3 कंट्रीज हैं उसमें है US जिसका GPS है, रसिया जिसका ग्लोसनाथ है, चाइना जिसका बाइडू है, बाइडू। वेब मैपिंग सर्विस क्या है? व्हाट इज वेब मैपिंग सर्विस? ये जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे जो भी जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, उसमें जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उसको जो उसके आधार पर मैप बना करके बनाने का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये यूजर्स को जो है 2D 3D डायमेंशंस में अर्थ सरफेस को दिखाता है, मतलब यूज करने का की अनुमति देता है। जैसे कि गूगल अर्थ हो गया, विकीमैपिया हो गया, भुवन हो गया। भुवन ब्राउजर जो है ये स्पेसिफिकली टेलर्ड टू व्यू इंडिया, ऑफरिंग द हाईएस्ट रेजोल्यूशन इन द रीजन, ठीक है। जो भुवन ब्राउजर है वो इंडिया से संबंधित है, इंडिया के बारे में, इंडिया का जो है ये हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स अवेलेबल कराएगा। आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? 1967 में हुई थी, ठीक है। एंड ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ द आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस में अन्वेषण किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको उसके प्रशासन के लिए, उसके शासन के लिए ये ट्रीटी जो है की गई थी 1967 में, और इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। लेजर इंटरफर्मोमीटर स्पेस एंटीना लीजा मिशन, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा लीड किया जा रहा है इसको। और ये जो है ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं, जो स्पेस और टाइम से रिलेटेड जो आइंस्टीन की थ्योरी थी, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स को जो बताया गया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है एक जाल की तरह के, फैब्रिक की तरह फैले हुए हैं जिसमें स्पेस और टाइम डिपेंड करता है जिस पे, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको मापने के लिए बनाया गया था। और लीजा द फर्स्ट डिटेक्टेड स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। और ये जो है लीजा पहला जो है डेडिकेटेड यानी समर्पित स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है। GSAT-11 जो है सबसे हैवीएस्ट सेटेलाइट, यानी सबसे भारी सेटेलाइट जो इसरो के द्वारा बनाया गया है वो GSAT-11 है। और इसका जो वेट है वो 5,855 किलोमीटर है। और ये जो है अभी तक जितने भी सेटेलाइट्स बनाए गए हैं उनमें उनके दोगुना के जैसा है। और ये जो है सर्कुलर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से, एरियाना V रॉकेट से, ठीक है, ऑफ एरियाना स्पेस, जॉइंट वेंचर ऑफ एयरबस एंड सैफ्रॉन। जो एरियाना स्पेस है वो एक जो है जॉइंट वेंचर है एयरबस और सैफ्रॉन का, जहाँ जिससे जो है एरियाना V रॉकेट से GSAT-11 छोड़ा गया था। और ये जो है इंटरनेट ब्रॉडबैंड स्पेस टू अनटच्ड एरिया एट द थ्रूपुट डेटा रेट ऑफ द 60 Gbps की रेट पे जो है इंटरनेट ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड कराएगा पूरे देश में। और ये हाई थ्रू आउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक भाग है। और ये 40 ट्रांसपोंडर्स लेकर के गया था
जिसमें से Ku-32 का 8 बैंड और जो फर्स्ट टाइम जो है का बैंड इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। ये ट्रांसपोंडर्स जो होते हैं वो सैटेलाइट्स पे जो है जो ट्रांसमिशंस होते हैं ज़मीन से जो धरती से जो ट्रांसमिशंस किए जाते हैं उनको जो धरती से फ्रीक्वेंसीज जाती हैं ऊपर, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है और उस जो ऐसे मान लो कि आप यहाँ पे टीवी पे जो भी देखते हो, तो वो क्या होता है कि हम स्टूडियो में प्रोग्राम चल रहा है, उसका ट्रांसमिशन जो है सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। उसका जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सैटेलाइट्स को जाती है, जो ट्रांसपोंडर्स उसको कैच करते हैं, फिर वापस जो है धरती पे भेजते हैं, जो कि आपके टीवी रेडियो में जो भी ट्रांसमीटर्स लगे हैं वो उनको कैच करके फिर वो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर वो सुनाते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, तो यही बैंड्स होते हैं। तो कू बैंड्स 32 का बैंड्स जो है और का बैंड इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसरो मोस्ट पावरफुल लॉन्चर GSLV मैक 3 जो है ये जो सबसे ताकतवर जो हमारा लॉन्चर है, ये 4000 किलोमीटर 4000 केजी किलोग्राम तक के ही सैटेलाइट्स को GTO में GTO जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें लॉन्च कर सकता है। कू वर्सेस का बैंड की जो रेंज है वो बिटवीन 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़ है, वाइल का बैंड्स का जो कू बैंड की रेंज है और जो का बैंड्स की रेंज है वो 26.5 to 40 गीगाहर्ट्ज़ है। और इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर का बैंड ट्रांसपोंडर्स। का बैंड जो ट्रांसपोंडर्स हैं उनके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है, और जो आज जो भी सैटेलाइट्स हैं वो मोस्टली कू बैंड ट्रांसपोंडर्स पे काम करती हैं। सॉरी, CMS-01 क्या है? ये इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था और ये इंडिया का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स CMS-1 है, और ये जो है एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम पर अपनी सेवाएं देगा, और ये इंडिया के मेनलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करता है। और इट विल बी फर्स्ट इन न्यू सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की नई सीरीज है उसमें पहला होगा, जो कि GSAT और इनसैट सीरीज के बाद है। CMS, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ज्वाइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जाक्सा, ये जो है JLPF मिशन है, जो कि जापान एरोस्पेस के द्वारा शुरू किया गया था, और जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है वो जाक्सा है, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था। JLPE मिशन है, और ये जो है जाक्सा और इसरो के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था 2017 में, और एक जो है मून के सरफेस पे एक लैंडर और एक रोवर रखने की बात कही गई थी। रोवर जो मतलब वहाँ पे चल फिर सकता है और देख सकता है, जो मतलब रोबोटिक एक तरीके से वो रोवर होगा जो कि वहाँ पे मूव करेगा, और ये जो है 6 महीने तक के लिए होगा। और सनलाइट रीजन जो है नियर मून साउथ पोल, जो साउथ मून के दक्षिणी ध्रुव पर जो सनलाइट वाला एरिया है, सूर्य की किरणें जहाँ पे पहुँचती हैं, ठीक है, उस पर उसको लक्षित करेगा ये, और ये उस एरिया को ऑब्जर्व करेगा जहाँ पे पानी हो सकता है। और इफ़ इट डिटेक्ट्स H2, अगर ये पानी डिटेक्ट करता है तो रोवर विल माइन द सरफेस टू कलेक्ट सैंपल। तो ये जो रोवर है उस सरफेस में का मतलब खनन करेगा, यानी कि उसमें गड्ढा निकाल करके और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा। इसका लक्ष्य क्या है कि जो टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन अदर पैरामीटर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज एट मून साउथ पोल एंड टू डिटरमाइन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर। मून का साउथ पोल की बात करते हैं। साउथ पोल जो है ये इसका जो क्रेटर है, जो यहाँ पे गड्ढा है बड़ा सा, जो क्रेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सनलाइट्स यहाँ पे नहीं पहुँचती हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स से सनलाइट नहीं पहुँचती है इस क्रेटर पर, ठीक है। इट इज़ परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स आर एस्टिमेटेड टू होल्ड नियरली 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर, और ये हमें जो है हमेशा छाया क्षेत्र में रहने वाला है, और यहाँ पे करीब 100 मिलियन टन्स कि जितना पानी होने की उम्मीद है। और इट इज़ ए सुइटेबल स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो भविष्य के जो भी स्पेस अन्वेषण होने वाले हैं उसके लिए ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे वो किए जा सकते हैं। और इट हैज़ ट्रेस्ट ऑफ H2, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, जो है यहाँ पे पानी और अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर के जो है कुछ
सबूत मिले हैं। स्पेस रिमोट सेंसिंग पॉलिसी 2020, स्पेस आरएस पॉलिसी 2020, ये जो है जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इनको जो है प्रोत्साहित करता है ताकि वो जो है स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज जो है पे पहुंच सके, में भागीदारी कर सके। स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग यानी दूर से ही किसी चीज का सेंस करने को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो स्पेस के में कोई सैटेलाइट होगी जो कि सेंसिंग करेगी, तो इसके लिए कॉमर्शियलाइज स्पेस टेक्नोलॉजीज को ले आना है। तो इसलिए जो है रिमोट सेंसिंग जो स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग जो गतिविधियां हैं उसमें जो हितधारक हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लाई गई है। और हाल ही में जो है जो रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी 2011 था, वो जो कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था, जिसमें बहुत सारे प्रतिबंध थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर थे, सेवा प्रदाता थे, उनको कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। इसका उद्देश्य है टू मतलब प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज टू कैरी आउट स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज विद इन द आउटसाइड इंडिया, जो कि कैरी आउट स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन उद्योग है इससे संबंधित, उसको ये तरीके से ये जो है इसमें इसका लक्ष्य है कि स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग भारत और भारत के बाहर करने के लिए प्रमोट करना है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? रिमोट सेंसिंग जैसे कि ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, भौतिक खूबियाँ होती हैं किसी भी एरिया की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको डिटेक्ट करना, उसकी निगरानी करना, उसको जो है पता करना और उसकी निगरानी करना। और ये जो है जो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है, जो रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, उसको उसके द्वारा माप करके किया जाता है दूर से। जैसे कोई अगर ये एरिया है, ठीक है, जैसे कि सोनार जो अपना सोनार जो है समुद्र के नीचे जो लेज़र बीम्स डाली जाती हैं, ठीक है, लाइक इससे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, और इसको सेंस करना है, इसको मेजर करने का काम ये सैटेलाइट्स करेंगी। एप्लीकेशन ऑफ स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों को की पहचान करना और उनका मैपिंग करना है, और आपदा प्रबंधन है, एग्रीकल्चर, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास, और मौसम या क्लाइमेट से संबंधित जो है जानकारियाँ इकट्ठी करना है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो कैमराज एंड सैटेलाइट्स एंड एयरप्लेन्स टेक इमेज ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो एयरप्लेन पे जो कैमराज लगाए जाते हैं वो नीचे जो धरती है उसका बड़े हिस्से का जो है इमेजेस निकालते हैं, पिक्चर्स निकालते हैं। जो सोनार सिस्टम है, जो शिप्स कैन बी यूज टू क्रिएट इमेज ऑफ ए ओशन फ्लोर विदाउट नीडिंग टू ट्रेवल ओशन, बिना समुद्र की तलहटी में गए ही जो है समुद्र की तली का एक इमेज बनाया जा सकता है इस सोनार सिस्टम से, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर क्या है? ये गवर्नमेंट ने जो है एक आईएन स्पेस को का गठन किया है, को बनाया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के जो भी पूरी स्पेस की एक्टिविटीज़ है, अंतरिक्ष में जो भी गतिविधियां हैं, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। और ये जो है एक नई इंटाइटी निकाय है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर बनाया गया है, और इसमें एक चेयरपर्सन होगा और एक बोर्ड होगा। और ये जो है बिल्डिंग ए रूटीन सेटेलाइट्स और रॉकेट्स, कमर्शियल लॉन्च सर्विस थ्रू इंडियन इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स, इन सबको जो है रेगुलेट और प्रमोट करेगा। और ये एक इंटरफेस जो है की तरह काम करेगा इसरो और प्राइवेट पार्टीज के बीच में। और ये इट विल एसेस हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज इंडिया स्पेस रिसोर्सेस एंड इंक्रीज स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज़। मतलब ये इस बात का आकलन करेगा कि इंडिया के जो इस अंतरिक्ष के संसाधन हैं उसका उपयोग कैसे सबसे अच्छे से किया जा सकता है, और अंतरिक्ष पर आधारित जो गतिविधियां हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। और ये ऑटोनॉमसली यानी स्वायत्त रूप से स्पेस के समानांतर, इसरो के समानांतर काम करेगा, इसरो के समानांतर, ठीक है। और ये जो है सेकेंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पिछले 2 सालों में बनाया गया है। पहला जो है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड था, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? 2019 में बनाया गया था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के का बनाया गया था, जो कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र और इसरो के बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए किया गया था। और ये जो है
प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्रीज को जो है इसरो की जो भी तकनीकियां हैं उनको इस हस्तांतरित करेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को। और ये गवर्नमेंट के द्वारा स्वामित्व वाली कंपनी है। और ये एंट्रिक्स जो इसका वाणिज्यिक निकाय है इसरो का, एंट्रिक्स, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। इंडिया फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम जो है, स्पेस जो डेब्रिज है, अंतरिक्ष के कचरा है, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए भारत का पहला जो है ऑर्बिट स्पेस वो ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, ये जो है ग्लोबल रियल टाइम अर्थ कवरेज प्रदान करेगा। और ये नैनो सेटेलाइट्स को जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा। और ये स्पेस बेस्ड एयर सर्विलांस पेलोड फॉर एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ बोथ एयरक्राफ्ट एंड स्पेस ऑब्जेक्ट। एयरक्राफ्ट और स्पेस ऑब्जेक्ट जो भी अंतरिक्ष में छोड़े गए ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ये सर्विलांस करेगा। अभी जो है दिगांतरा दिगांतरा जो था इंडिया का पहला एयर और स्पेस सेटेलाइट सर्विलांस कंपनी है। इसने इंडिया का जो है फर्स्ट स्पेस डेब्रिज मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लेक्चर में हम बस इतने पे ही स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।